नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज दिल्ली में आतंकी गुफरान से यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। जी हां, एटीएस की एक टीम गुफरान से पूछताछ के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है। एनआईए ने अमरोहा के मोहम्मद गुफरान को गिरफ्तार किया था। नई दिल्ली और यूपी में आतंकी धमाकों की प्लानिंग कर रहा था गुफरान। ऐसे बड़े आरोप लगे थे। हरकत उल हर्ब इस्लाम नामक संगठन का सदस्य है मौलाना गुफरान, जिसको दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था और आज नई दिल्ली में पूछताछ हो सकती है। हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ गए। ऋषभ, किस तरह के आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में था और आज किस तरह से पूछताछ इससे हो सकती है? आशीष, देखिए, ये कुछ समय पहले ही आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित होकर हिंदुस्तान में एक टेरर आउटफिट बना जिसका नाम हरकत उल हर्ब इस्लाम था। सितंबर 2018 में एनआईए ने कई लोगों को दबिश दे करके करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद शनिवार को फर्दर गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें यूपी के अमरोहा का गुफरान गिरफ्तार हुआ है। माना जा रहा है जो आतंकी आउटफिट तैयार हुआ था उसके फाउंडर मेंबर्स में गुफरान है। पिछली दफा भी अच्छी खासी बरामदगी हुई थी। एक देसी रॉकेट लॉन्चर समेत करीब 25 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। टाइमर डिवाइस बरामद हुई थी। ये माना तब से जा रहा था इनकी प्लानिंग थी कुछ बड़े राजनेताओं को निशाना बनाने की। अब गुफरान से कई बार पहले भी पूछताछ हो चुकी थी और एनआईए ने स्टेब्लिश कर लिया है कि गुफरान इन सारी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में शामिल था और इस आउटफिट से वो शुरुआती तौर पर ही जुड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश के किन इलाकों को, किन नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी थी इस आउटफिट की, इन सब को लेकर अब यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। कल यूपी एटीएस की टीम नई दिल्ली रवाना हो गई है। संभवतः आज यूपी एटीएस एनआईए के साथ मिल करके गुफरान से पूछताछ करेगी। तब शायद आगे बात और साफ हो पाएंगी कि उत्तर प्रदेश में इनके आउटफिट का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, कौन से लोग हैं जो इनकी विचारधारा से प्रभावित हैं और इनके साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, कई बार इससे पहले भी इससे पूछताछ हो चुकी है जैसा कि आपने बताया, तो उस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया और आज क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? आशीष, देखिए, बहुत ही शातिर किस्म का आदमी बताया जा रहा है। इसमें पहले भी यूपी एटीएस और एनआईए को पूछताछ के दौरान कई बार डॉज दिया है, उसमें कई बार घुमा फिरा दिया है, लेकिन कुछ टेक्निकल एविडेंसेस मिले हैं जांच एजेंसियों को, जिसके आधार पर ये चीज स्टेब्लिश हो गई है कि ये हरकत उल हर्ब इस्लाम के फाउंडर मेंबर हैं और जो भी प्लानिंग चल रही थी उन सारी प्लानिंग्स में गुफरान शामिल था। तो तमाम सबूतों को जुटाने के बाद एनआईए ने गुफरान की गिरफ्तारी की है। इनके निशाने पे कौन लोग थे, इनके जो आउटफिट बना हुआ है, कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधारा से प्रभावित थे और यूपी में इनकी कहाँ क्या प्लानिंग थी, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यूपी एटीएस अब पूछताछ करेगी। आशीष, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऋषभ, हमारे संवाददाता इस बाबत जानकारी दे रहे थे कि आज क्या कुछ पूछताछ हो सकती है आतंकी गुफरान से। बढ़ते आगे, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक ही परिवार की बेरहमी से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना गाजियाबाद के इंदिरापुरम की है, जहां आरोपी सुमित ज्ञान खंड 4 स्थित SS 175B में पत्नी अंशु बाला, 5 साल के बेटे परमेश और 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। शनिवार रात करीब 3 बजे सुमित ने पत्नी और 3 बच्चों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद वह फ्लैट बंद कर फरार हो गया। रविवार शाम सुमित ने एक वीडियो फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर डालकर बताया कि उसने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है और खुदकुशी करने जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। फिलहाल आरोपी सुमित का मोबाइल नंबर बंद जा रहा है। पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। आरोपी सुमित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह बेंगलुरु में जॉब करता था, लेकिन जनवरी में उसकी नौकरी छूट गई थी, जिसके बाद से वो चिड़चिड़ा हो गया था और मानसिक तनाव में रहता था, परेशान भी था। वहीं उसकी पत्नी अंशु बाला स्कूल टीचर थी, जिसकी अब हत्या कर दी गई। की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार पति ने अपने परिवार के सामने ये कन्फेशन किया था कि कुछ दिनों से परेशान चल रहा था और संभवतः आर्थिक तंगी के कारण उसने ये कदम उठाया और उसने खुद भी सुसाइड करने की बात कही है। अमित राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, क्या कुछ सुराग मिल सका है सुमित का? क्या इस वक्त वो कहां है? क्या कुछ पुलिस को अब तक जानकारी मिली? जी आशीष, जिस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम दिया है सुमित ने, उसके बाद से पुलिस खुद सख्त में, वहीं साथ ही साथ जो परिवार है उस परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। आपको बताना चाहूंगा कि जब सुमित ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया उसके बाद
जो एक पारिवारिक उसका ग्रुप बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में उसने साफ तौर पे लिखा, मैं परिवार को पालने लायक नहीं हूँ और मैंने सभी को मार डाला है। जैसे ही ये ग्रुप में उसने वीडियो डाला और ये ऑडियो डाली, उसके तुरंत बाद से पूरे परिवार में खलबली मच गई और जब तक घर पहुंचते लोग बाग तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुमित ने बड़ी ही बेरहमी से अपने 3 मासूम बच्चों और अपनी बीवी के गला रेतकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में जो मामला सामने निकल कर आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि क्योंकि पेशे से इंजीनियर था और कुछ महीने पहले इसकी जॉब छूट गई थी और कुछ दोस्तों से इसने उधार लिया हुआ था, जिसके चलते काफी परेशान था और इसको नशे की भी लत लग चुकी थी। और आखिर में आहत होकर जब उसके पास कोई कदम नहीं होता तो उसने कदम उठाया और ये सारी की सारी वीडियो ग्रुप पर डाली, अपने जो पारिवारिक इनका ग्रुप है, और वहां से इसने ये कहा कि मैं भी आत्महत्या करने जा रहा हूं। हालांकि पुलिस सर्विलांस के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुमित का नंबर लगातार बंद आ रहा है। लेकिन जिस तरह की जघन्य वारदात को एक पिता ने इस तरीके से अंजाम दिया है, छोटे छोटे मासूम बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी है। बेशक जिस एरिया पे हम रहते हैं, दिल्ली एनसीआर का एक अहम हिस्सा माना जाता है, हाई प्रोफाइल यहाँ लोग रहते हैं और एक उनका जीवन का स्टाइल बन जाता है हाई प्रोफाइल रहने का, और जब उस व्यक्ति की जॉब छूट जाती तो वो स्टाइल वो नहीं जी पाता है, जिसके कारण वो मानसिक दबाव में चला आता है। और इसी का ये उदाहरण हमको देखने मिला कि मानसिक दबाव के अंदर आने के कारण ही इसने इस जघन्य वारदात को अंजाम भी दिया। जी आशीष। अमित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे संवाददाता अमित जिस बाबत जानकारी दे रहे थे कि हत्या के बाद से सुमित अब भी फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थम गया है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर 23 अप्रैल को यानी कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे के सियासी इम्तिहान से गुजरना होगा। प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव है वहां गठबंधन के तहत 9 सीटों पर सपा मैदान में है और महज 1 सीट पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 10 सीटों में से 7 सीटें जीतने में सफल रही थी और 3 सीटें सपा को मिली थी। इस बार के सियासी संग्राम में सपा, बसपा, आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस दौर में सपा अगुवाई कर रही है और बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बनगांव में चुनावी जनसभा को सीएम योगी आज संबोधित करेंगे। बहरामपुर में भी सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। कालना, बर्धमान, पूर्वा में भी सीएम की चुनावी जनसभा है। श्रीरामपुर में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज धुआंधार जनसभाएं सीएम योगी की पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती है। रंजना फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रंजना, क्या कुछ कार्यक्रम है आज सीएम योगी का पश्चिम बंगाल में? देखिए, सीएम योगी जो है हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं बीजेपी के और उनकी डिमांड काफी है। दूसरे राज्यों में भी, अपने स्टेट में तो वो कमान संभाले ही है, दूसरे राज्यों में भी उनकी डिमांड है और वो लगातार चुनावी जनसभा कर रहे हैं। आज वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के बोगांव में चुनावी जनसभा है। 10:30 बजे के करीब वो वहां पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे के करीब बहरामपुर की चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इस तरह से 4 जनसभाएं हैं। 2:30 बजे वो वर्धमान में पहुंचेंगे और लगभग 4 बजे के करीब श्रीरामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 4 जनसभाएं आज पश्चिम बंगाल में वो करेंगे। पश्चिम बंगाल में अपनी जो कार्यकर्ता हैं उनको उनका मनोबल बढ़ाएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, जो बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है और किस तरह से वो लोग बीजेपी के लिए वोट दें। तो आज उनकी पश्चिम बंगाल में जनसभाएं हैं और 4 जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पश्चिम बंगाल में। क्या कुछ मुद्दे उठा सकते हैं सीएम योगी, क्योंकि लगातार जो है वापस से राम मंदिर के ट्रैक पर आ गई है, लगातार हिंदुत्व की बात हो रही है, तो क्या कुछ सकता है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर आज पश्चिम बंगाल की जनता के बीच होंगे योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ जब मंच पे होंगे तो हिंदुत्व की बात जरूर होगी, क्योंकि वो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर बीजेपी के हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहे जा सकते हैं सीएम योगी, और उनकी पहचान ही जो भगवाधारी सीएम योगी की पहचान ही उसी से है। तो मुख्यमंत्री के पहले से भी उनको लोग इस तरह से जानते रहे हैं और गोरक्षपीठ के वो महंत है। तो इस तरह से देखा जाए तो
वहां भी वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पे ही चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और बाहरी लोगों का किस तरह से बसते जा रहे हैं, तो इन सब मुद्दों को पश्चिम बंगाल में क्योंकि रैली है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ाने की कोशिश है बीजेपी को अपनी, तो उसके लिए वहां पे सीएम योगी आज भाषण देंगे और उसमें हिंदुत्व का मुद्दा बिल्कुल छाया रहेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, ये दोनों मुद्दे जो होंगे काफी महत्वपूर्ण होंगे। जी वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीएम योगी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, वहां पर वो तूफानी प्रचार करते नजर आएंगे। बढ़ते आगे, सोनिया गांधी भी आज रायबरेली दौरे पर रहेंगी। ये उनका 2 दिवसीय दौरा होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। 22 और 23 अप्रैल को चुनावी कार्यक्रम में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली में मौजूद रहेंगी। भुएमाऊ गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए भी प्रचार करती नजर आएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का बाराबंकी दौरा है आज और बाराबंकी के हैदरगढ़ में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के लिए मांगेंगे वोट। जनसभा के बाद अमेठी के लिए राहुल गांधी सीधे रवाना हो जाएंगे। तो प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। ये बात वायनाड में मीडिया से खुद प्रियंका ने कही, लेकिन बीजेपी प्रियंका को किसी तरह से चुनौती नहीं मान रही है। क्या काशी के कुरुक्षेत्र में महासंग्राम होने वाला है? क्या अजय लगने वाली पीएम मोदी की वाराणसी में कांग्रेस उलटफेर की संभावनाएं तलाश रही हैं? ये सवाल आज देश के सबसे बड़े सूबे की फिजाओं में तैर रहे हैं। दरअसल वायनाड पहुंची प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में चुनौती देने का इशारा किया तो देश भर में नए सियासी समीकरण के कयास लगने शुरू हो गए। Will you be contesting from Varanasi? Any decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. प्रियंका के इस बयान से 2 दिन पहले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी काशी में मोदी वर्सेस प्रियंका की बात कही थी। प्रियंका गांधी जी एक फाइटर महिला हैं। अमेठी के लोग उन्हें आयरन लेडी भी कहते हैं। जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी ने झूठ बेचा, बनारस को उन्होंने 5 साल पीछे किया। तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ना चाहती हैं और अमेठी के लोग भी चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ें। लेकिन बीजेपी प्रियंका को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। ये तीसरा लोकसभा चुनाव है उनके लिए। 2 लोकसभा चुनाव में पहले भी प्रचार कर चुके हैं। तो आज वो चमत्कार बोलते, मुझे चमत्कार नहीं दिखता। वो बोलते तूफान आने वाला है और तूफान छोड़ हवा तक नहीं चलती है। तो ये मीडिया का ट्रायल अच्छा होता है उनका। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वाराणसी के रण में इंदिरा की पोती उतरी तो ये रण रोचक जरूर हो जाएगा और प्रियंका की दावेदारी से कांग्रेस आर्मी का जोश और भी हाई हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करेंगे। आज अखिलेश यादव लखीमपुर और सीतापुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोनों लोकसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव जनता से सपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। तो आज अखिलेश यादव सीतापुर और लखीमपुर के दौरे पर। तो यूपी में भी बीजेपी की कई चुनावी जनसभाएं आज देखने को मिलेगी। प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा की 3 जनसभाएं हैं, जिसमें फर्रुखाबाद, इटावा और कन्नौज में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जेपी नड्डा वोट मांगते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती की भी 2 जनसभाएं होनी है, जिसमें कन्नौज और कानपुर नगर में वो जनसभाएं करेंगी। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में उमा भारती भी वोट मांगती नजर आएंगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे का अंबेडकर नगर दौरा रहेगा आज और मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के नामांकन में वो शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज में रहेंगे। वो फूलपुर लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। प्रयागराज लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन में भी वो मौजूद रहेंगे।
चुनावी मौसम में नेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वहीं नेताओं की जुबान फिसलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री के आगमन से पूर्व हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नरेश अग्रवाल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी की जुबान फिसल गई। नरेश अग्रवाल ने अमित शाह को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया, तो वहीं डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए साइकिल का बटन दबाकर जिताने की अपील कर दी। लेकिन ये तो घोषित कर दो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हम लोगों का तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन ये तो घोषित कर दो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हम लोगों का तो प्रधानमंत्री अमित शाह जी हैं, लेकिन तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा। पूरे सर्व समाज के लोगों से मेरी अपील है कि इस चुनाव में मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 29 अप्रैल को सवेरे से बूथ पर लाइन में लग जाना और सवेरे सवेरे अपना वोट डाल देना, साइकिल वाली बटन दबाकर मोदी जी को जिताने का काम करना, जयप्रकाश जी को जिताने का काम करना। इस बार के चुनाव में विवादित बोलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बेसिक शिक्षा मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल मचना तय है। गोंडा में मंत्री अरूपा जायसवाल ने गठबंधन पर हमला करते हुए बिना नाम लिए मायावती की तुलना हाथी के गोबर से की। उन्होंने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज भी कस दिया और कहा कि हाथी का गोबर सिर पर रखकर वो घूम रहे हैं। सियासी समर में डर्टी पॉलिटिक्स जारी है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद हर पार्टी के कुछ नेताओं का माइक देखकर मन मचल ही जाता है। बयान बहादुरों में आज बारी थी यूपी सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की। गोंडा में मंत्री साहिबा सुर्खियां पाने के लिए गठबंधन पर हमला करते करते बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दे बैठी। काम नहीं बोलता है, तुम्हारा कारनामा बोलता है। अगर काम बोलता तो फिर हाथी का गोबर उठाने की तुमको जरूरत क्या पड़ी। अगर काम बोलता था तो हाथी का गोबर उठाने की क्या आवश्यकता थी भाई। गोबर लिए घूम रहे हो, जगह जगह ऊपर सर पर रख रहे हो, उसको बड़ा इज्जत देने का काम कर रहे हो, मंच पर बैठाने का काम कर रहे हो। एक बयान से अखिलेश यादव और मायावती दोनों पर निशाना साधने वाली मंत्री जी की गोबर पॉलिटिक्स पर विपक्ष हमलावर है। चुनाव आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। विवादित बयान देकर सुर्खियों में आना अब सियासत की रवायत बन चुकी है, जिससे छोटा बड़ा कोई भी दल अछूता नहीं। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।